छत्तीसगढ़ की कितनी परियोजनाएं हैं? तो ये पहला क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा। ये बताइए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितनी परियोजनाएं शामिल है? कितनी परियोजना? कितनी परियोजना? क्या इसको याद रखना पड़ेगा? अब याद रहेगा आज के बाद कभी भी ना, बस तो ऐसी चीजों को ध्यान रखना। नॉर्मल पढ़ रहे हैं, सुनने के लिए बैठा करो, है ना, कि जो बोल रहे हैं सर सुनना होगा कहानी जैसे, उसको पढ़ने की नियत से मत सुना करो, ठीक है, कि पढ़ रहे हैं मत सोचा करो, याद नहीं होगा फिर। तो 3 परियोजना कौन कौन से हैं? तो बोलेंगे राजीव, संजय, दिलीप सिंह। कौन कौन? तो कौन कौन? राजीव, संजय, दिलीप सिंह। कौन कौन? है ना, तो ये किसी का अपमान नहीं है, याद ऐसे करना है, बाकी तो सब भाई सम्मानित व्यक्तित्व है ना, तो याद रखने के लिए कैसे पढ़ेंगे हम लोग? राजीव, संजय, दिलीप सिंह। क्या बोलेंगे? तो प्रधानमंत्री से कौन 3 लोग भाई दोस्त मिलने गए थे? राजीव, संजय और दिलीप। कौन कौन मिलने गए थे? राजीव, संजय और दिलीप। क्लियर हुई इतनी इस बात? अब आते हैं कि भैया राजीव गांधी जिसका नाम क्या है? खुड़िया परियोजना। राजीव गांधी और क्या नाम क्या है? खुड़िया परियोजना। राजीव गांधी का नाम खुड़िया परियोजना। संजय गांधी का नाम खारंग परियोजना। संजय गांधी का खारंग परियोजना। स्वर्गीय दिलीप सुंजदेव का केलो परियोजना। क्या? स्वर्गीय दिलीप सुंजदेव का। तो कई बार ये 3 नाम देगा या कई बार तीनों ये नाम दे देगा। क्लियर होगी बातें? तो याद देगा राजीव, संजय, दिलीप, या भाई याद रखना है खुड़िया, खारंग, केलो। क्या क्या? और खुड़िया किसका नाम है? किसका नाम है खुड़िया? राजीव गांधी जी का। किसका नाम भैया? खुड़िया राजीव गांधी जी का। संजय गांधी जी का क्या नाम है? खारंग। क्या नाम है? खारंग। क्या नाम है? खारंग। और दिलीप सुखदेव जी वाले का केलो। तो हमेशा इसमें तो डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि केलो एकदम अलग शब्द है। डाउट इसमें होता है खुड़िया खारंग में, कि किसको बोलते हैं खुड़िया, किसको बोलते हैं खारंग। तो हमेशा दिमाग में एक बस बात बैठा लो कि संजय हमेशा खारा खाना बनाता है। कैसा खाना बनाता है? खारा खाना। खारा मतलब भाई ज्यादा नमक कर दिया, तो संजय कैसा खाना बनाता है? खारा। तो मेरा एक मित्र है संजय, बहुत टेस्टी खाना बनाता है, उसका सब बिरयानी कोई नहीं बनाता, मैं उसी के हाथ का पसंद करता हूँ, जब भी मिलेगा बनाएगा मेरे लिए। तो हमेशा क्या कर देता है? वो खारा कर देता है खाना। कैसे कर देता है? खारा। तो याद रखना, सर संजय का दोस्त, सर का जो दोस्त है संजय, क्या कर देता है? खाने को खारा कर देता है। क्या कर देता है? खारा कर देता है। हालांकि ऐसा नहीं है ना, हाँ बहुत बढ़िया बनाता है वो। चलिए, तो फिर संजय गांधी का क्या रखेंगे? खारंग से खारा से खारंग। और जो बच गया किसमें चल जाएगा? राजीव वाला खुड़िया। एक तो ऐसे याद रख सकते हो, संजय खारंग। दूसरा याद रखने का टेक्निक, अगर भूल जाते हो खारंग खारा वाला, हल्के भूलोगे नहीं, इतना टोक दिया हो तो। दूसरा टेक्निक है कि भाई इसमें राजीव में ई आता है, खुड़िया में ई आता है, बाकी नहीं आता इसमें, देखो कहीं। तो राजीव में ई, खुड़िया में ई। याद होगी ना? क्लियर बात? तो राजीव गांधी का भैया कौन सा परियोजना होगा? खारंग, खुड़िया या केलो? क्या होगा? कैसे पकड़ेंगे? राजीव का ई और खुड़िया का ई। क्लियर होगी बात नहीं? चलो, संजय गांधी का खारंग, अब ये इसका क्या होगा? पर स्वर्गीय दिलीप सुखदेव का केलो परियोजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत छत्तीसगढ़ की कितनी परियोजनाएं सम्मिलित हैं? 3। कौन कौन सी? पहले व्यक्तिगत नाम बताइए, और भैया उसका एरिया वाला नाम बताइए। केलो। वेरी गुड। अब चलते हैं कि राजीव गांधी जो कि खुड़िया परियोजना के नाम से प्रचलित है, ये कहां पर है? तो लोरमी मुंगेली जिला। कहां पर है? कहां पर है? कहां पर है? संजय गांधी इसको खारंग परियोजना नाम से जानते हैं, वो कहां पर है? तो आप जानते हो खारंग खूटा घाट करके पढ़ते हैं ना, खारंग खूटा घाट घूमने जाते हैं, खूटा घाट डैम, खारंग खूटा घाट बोलते हैं, उसी का बात ही कर रहा है। तो खारंग खूटा घाट डैम को कहां पे भैया? अपने तो रतनपुर बिलासपुर। तो माया माता का दर्शन करते हैं, फिर वहीं से मुड़ के चल जाते हैं ना खारंग खूटा घाट। इसलिए बोलेंगे खारंग कहां पे है? तो रतनपुर बिलासपुर। कहां पर? और खुड़िया कहां? तो लोरमी मुंगेली। कहां पर खुड़िया? हाँ। और केलो परियोजना कहां पर है? तो दनौट रायगढ़। कहां पर? कहां पर? वेरी गुड, दनौट रायगढ़ में है। क्लियर हुई इस बातें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब इसी पे। अब बताओ राजीव गांधी, संजय गांधी जो परियोजना थी, इसमें से बड़ा परियोजना कौन था? दोनों में बड़ा भाई कौन था? कल पढ़ाए थे एक तो, संजय गांधी। कब था इसका डेट ऑफ बर्थ? 20/4/24, 20 से 31, 24 से 30। तो संजय गांधी बड़ा भाई था, 20 था उसका, छोटा भाई था राजीव, 24 था उसका डेट ऑफ बर्थ। जो बड़ा भाई था वो बाद में बन के कंप्लीट हुआ, 20 वाला 31 में बन के कंप्लीट हुआ, और 24 वाला 30 में बन के कंप्लीट हुआ। कल पढ़े थे ना, तो फिर कैसे रिकॉल नहीं कर रहे हो? सब तो निपट जाओगे। महानदी पर निर्मित नवीनतम 6 औद्योगिकरण बैराज अब देख लेते हैं। तो महानदी पर नवीनतम जो निर्मित हो रही हैं 6 औद्योगिक बैराज। तो महानदी पर कितने नवीनतम औद्योगिक बैराज निर्मित हो रही हैं? 6। कितने? 6। कितने? 6। एक भी इसका जो फैक्ट है बोला ना, इस बुक की सबसे स्पेशलिटी यही है, इसका हर एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है। एग्जाम इसका हर एक लाइन से क्वेश्चन बन के आ सकता है एग्जाम, इसलिए इसका एक लाइन भी नहीं चूकना चाहिए। तो बोलेगा महानदी पर निर्मित नवीनतम कितनी औद्योगिक बैराज है? 6 है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 3 है। चलो इसको नाम देखते हैं। तो साराडी बैराज कहाँ पे प्यारे मोहन? तो देखना, ध्यान रखना, शक्ति में 3। क्या बोलेंगे? 6 में से 3 कहाँ है? 6 में से 3 कहाँ है?
शक्ति वाले का नाम बता सकते हैं, सारा डी मीरौनी और कलमा, क्या क्या बोलोगे, क्या शक्ति वाले का नाम, सारा डी मीरौनी और कलमा, क्या बोलेंगे, सारा डी मीरौनी और कलमा, क्या बोलेंगे, सारा डी मीरौनी और कलमा, क्या बोलेंगे, सारा डी मीरौनी और कलमा। तो सारा डी कहाँ, शक्ति, मीरौनी कहाँ, शक्ति, कलमा कहाँ, शक्ति। शक्ति में बोलो, शक्ति में पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, कलमा, वेरी गुड, ऐसे ध्यान रखना। अगला चलते हैं जांजगीर चांपा में 2, तो 6 में 3 है शक्ति में, 2 है कहाँ, जांजगीर चांपा में, 1 है भैया रायपुर में, क्लियर। तो 3 2 5 और 1 6, 2 कहाँ है, जांजगीर चांपा। कौन कौन है जांजगीर चांपा में, बसंतपुर और शिवरी नारायण। कौन कौन सा बैराज, बसंतपुर बैराज और शिवरी नारायण बैराज, कौन कौन सा, वेरी गुड। और रायपुर में कौन सा है, तो रायपुर समोदा, कौन सा है, रायपुर समोदा। समोदा बोले तो रायपुर, और सरोदा बोले र लगा दे तो कहाँ है, कबीर धाम, कहाँ है, कबीर धाम। तो कबीर में र से सरोदा है, रायपुर में मोदा है, क्लियर। तो मोदा बोले तो कहाँ पर, रायपुर, और सरोदा बोले तो, याद रखना दोनों में कंफ्यूजन होता है, क्लियर। इतनी सी बातें, चलो अब बताओ, एक बार इसको देखना, नहीं बिना देखे बोलना, ठीक है। पूछते हैं आप लोग, इसको मत देखना। बताओ साराडी कहाँ पर है, मिरौनी, कलमा, बसंतपुर, आपका शिवनारायण, समोदा और सरोदा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो आइए अब देखना चालू करते हैं जिला अनुसार मैप वाइज पूरी नदी सिंचाई परियोजनाओं को, क्लियर हुई इस बात। तो अब इसको मैप वाइज दिमाग बैठाते चलना है ना। और लास्ट में मैप आपके दिमाग बनने बैठने के बाद कॉपी में इसको बना के घर में प्रैक्टिस करके देख लेना कि हमको याद है कि नहीं। जो नहीं है उसको घर में जाकर मैप में बनाना को जरूर, ठीक है। क्योंकि जिसको आज आप मैथ में बनाओगे तब भी कल आपके दिमाग में ज़्यादातर बैठे हुए रहेगा, और इसमें से जो मेंस वगैरह देने का भी चाहोगे तो उसमें भी काम आता है मैप बनाना, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना भैया, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं मनेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर वाले के बाद कौन सा जिला पड़ रहा है, कोरिया। कौन सा जिला है, कोरिया। कौन सा जिला है, कोरिया। तो पूरा दर्शन कर लीजिए, पूरी नदी परियोजनाओं का पूरा मैप भैया आपके सामने है ना। हाँ ठीक, इन सबको भी देखेंगे आप, 1 बाय 1 सबको दिमाग में बैठाएंगे, कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा, कोई डर नहीं रखना है मन में, सब क्लियर हो जाएगा। आइए चालू करते हैं बैठाना 1 बाय 1। पहले पकड़ रहे हैं कौन से संभाग को हम लोग, तो सरगुजा संभाग। कौन संभाग, बस ऐसे 5 खंड में तोड़ दिए, सरगुजा संभाग पहले पकड़ लिए हैं। 1 बाय 1 अब बैठाना हम लोग चालू करते हैं। चलिए पहला हम लोग बैठा रहे हैं भैया कोरिया। कौन सा जिला, तो हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में कौन संभाग पहुंचे, सरगुजा संभाग, और वहां कौन सा जिला पहुंच गए, तो कोरिया संभाग। अब कोरिया में फटाक से देखना है कौन कौन सा है, तो झुमका, गेज, गोबरी। क्या, तो झुमका, गेज, गोबरी कहां पर है परियोजनाएं, कहां पर, कोरिया में कौन कौन सी परियोजनाएं, कौन कौन सा। तो याद रख लेना भैया कि कोरा में लेकर के चल रहे थे अपने किसको हम लोग भैया, झुमके को। किसमें, वो झुमके को। तो कोरा में लेकर चल रहे थे झुमका, मरो गिर गया है ना, किसमें, गोबर में, गजगजा गया। क्या हो गया, गजगजा आ गया। ठीक, याद रहेगा ना बात। तो कोरा में क्या लेके चल रहे हैं, झुमका, किसमें गिरा, वो गोबर में। क्या हो, गिरने के बाद पूरा गेज गेजा गिसगा, क्या हो गिसगा, गेज गेजा गिसगा। तो बताओ भैया कोरिया में कौन कौन सा 3 परियोजना है, याद रहेगा। जो ये भूल भी जाओगे तो कहानी याद रहेगा ना। कोरा में क्या लेके चल रहे हैं, झुमका, गिरा किसमें, गोबर में, और गिर के क्या हो गया, गेज गेज आ गया। क्या बोलोगे, गेज गेज आ गया। क्लियर होगी इतनी बात। चलो अगला बढ़ते हैं। अब मैं एक में डेमो दे दिया हूँ, अब आगे इस तरीके से सबको ऐसे दिमाग में बैठाना है आप लोग, है ना, जब भी घर में पढ़ते हो तो। आओ दूसरा कौन है भैया, सूरजपुर। कौन सा जिला है दूसरा, तो बताइए सूर्य भगवान बहुत महान है कि नहीं, इतने साल से हमको रोशनी दे रहे हैं। तो सूर्य भगवान कैसे हैं, महान है। कैसे सूर्य भगवान, तो सूरज भगवान महान, सूरज भगवान महान। तो सूरजपुर में कौन सी परियोजना हो गया याद। चलिए अगला चलते हैं कहाँ पे, सरगुजा। अगला कौन सा है, सरगुजा। कौन सा है, सरगुजा। तो सरगुजा में भैया देखिए कौन कौन सा दिख रहा है आपको, तो श्याम, कुंवर और बंकी। क्या क्या, कौन कौन, कौन कौन, कौन कौन, हाँ क्लियर हो गई बातें। ठीक, श्याम, कुंवर और बंकी, श्याम, कुंवर और बंकी, ध्यान रख लेना बात। आओ और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा श्याम, कुंवर और बंकी। तब चारों का बोलना आप अलग अलग, सरगुजा संभाग का पूरा बोलना। पहले बताओ कोरिया का कौन कौन सा होगा, झुमका, गोबरी, गेज, इतना हो गया। फिर सूरजपुर में महान, सरगुजा में श्याम, कुंवरपुर और बंकी, श्याम, कुंवरपुर और बंकी, श्याम, कुंवरपुर और बंकी। क्लियर हो गई इतनी बातें। तो बंकी को बाकी भी बोल देते हैं, बाकी परियोजना, बंकी परियोजना, बकी परियोजना, ध्यान रखो उसी का बात करें। क्लियर हो गई बातें। तो श्याम, कुंवरपुर और बंकी हो गया इतना बात। चलिए हमारा भाई बताइए सरगुजा संभाग में और कोई दिख रहा है क्या, नहीं। अब कौन सा संभाग पकड़ेंगे, बिलासपुर। कौन सा पकड़ेंगे, बिलासपुर।
चलिए बिलासपुर में सबसे पहले पकड़ लेते हैं कौन सा, कोरबा। किसको पकड़े, कोरबा। कोरबा में कौन सा दिख रहा है आपको, हसदेव परियोजना। तो ये तो याद ही रहेगा, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं, इतना पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। रायगढ़ में कौन सा है, तो केलो परियोजना। इसका और नाम क्या है, तो स्वर्गीय दिलीप सुखजीदेव परियोजना है ना, यस। और किसमें सम्मिलित है वो, प्रधानमंत्री कृषि वाले में सम्मिलित है। क्लियर हो गई बातें। और रायगढ़ में कहां पर, तो दनौट रायगढ़ में। कहां पर, दनौट रायगढ़ में। वेरी गुड। तो कोरबा खत्म, रायगढ़ खत्म। फिर आ जाते हैं भैया हम लोग यहाँ पे किस पे, बिलासपुर। किस पे आ जाते हैं, इसको यहाँ चल करते हैं, मुंगेली पकड़ लेते हैं। मुंगेली आ जाते हैं, ठीक। मुंगेली में कौन सा दिख रहा है, तो खुड़िया रानी। कौन दिख रही है, खुड़िया रानी। इसका दूसरा नाम क्या है, राजीव गांधी। क्या है, राजीव गांधी। डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1924। 1924 से 30 है ना, यस। अगर मुंगेली की बात आ जाए तो भाई हम लोग बिलासपुर। बिलासपुर में कौन कौन है, तो पहला तो एक तो भाट आपका जान रहे हैं आप लोग, है ना। आओ, तो पहला खारंग खूटा घाट वाला है। तो पहला कौन है, खारंग खूटा घाट, जिसका नाम क्या है, संजय गांधी। कहां पर है वो, रतनपुर बिलासपुर में। उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 1920 से 31। क्लियर हो गई बातें। चलो, इसलिए याद रखना, संजय गांधी बड़ा भाई है, को आपका भाई राजीव गांधी छोटा भाई है। इसलिए 20 में आएगा, ये 24 में आएगा। क्लियर। तो 20 और 24 बड़ा हो गया, बड़ा छोटा। तो बिलासपुर में कौन कौन सा है, तो खूटा घाट, भैंसाझार बैराज, घोंघा या घोंग, और रामावतार और आनंद सागर। तो नाम को अच्छे से पढ़ो। पहला क्या है वहां पर, हाँ। दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, हाँ, घोंघा याद कर लो। घोंग नहीं है तो घोंघा याद कर लो, ठीक है। घोंघा, क्या, घोंघा। तो अगला कौन है, चौथा उसका रामावतार। पांचवा कौन है, आनंद सागर। रामावतार, आनंद सागर, रामावतार, आनंद सागर। ऊपर कौन है, खूटा भैंसा घोंघा। क्या क्या, खूठा भैंसा घोंघा। क्या क्या, खूठा भोंगा, हाँ। तो खूठा भैंसा और घोंघा। और लास्ट में कौन, दो अच्छे नाम, रामावतार, आनंद सागर। रामावतार, आनंद सागर। क्लियर हो गई बातें। तो चलो बोलो बिलासपुर एक बार बोलो, कौन कौन सा है। खूटा में बांध देंगे भैंसा को, आके उसको कौन काट दिया भैया, घोंघी काट दिया, है ना। उसको बचाएंगे कौन, राम जी बचाएंगे। तो वो आनंद में पहुंच गया। जब उसको बचा दिया तो किस में पहुंच गया, वो आनंद स्थिति में आ गया। क्लियर हो गई बातें। तो क्या क्या है बताओ बिलासपुर में आपका, तो ठीक हो गया, आनंद सागर। मुंगेली में कौन सा था, खुड़िया रानी। अब आते हैं भैया, मुंगेली हो गया, बिलासपुर। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, जांजगीर में। तो जांजगीर आपको कौन कौन दिख रहा है प्यारे मोहन, शिवरी नारायण, बसंतपुर और रोगदा। तो शिवरी बसंतपुर पढ़े थे ना अभी आप लोग, है ना। क्योंकि अलग से जो महाद्वीप 6 है उसमें से जांजगीर 2 पढ़े थे। कौन कौन सा, शिवरी नारायण, बसंतपुर। एक्स्ट्रा कौन सा याद रखना है, रोगदा। कौन सा, रोगदा। कौन सा, रोगदा। तो छत्तीसगढ़ में कथे रोगहा, यहाँ का कथे रोगदा। कहाँ का थे भाई, रोगहा, जांजगीर चांपा में से। कहाँ बोलते रोगहा, जांजगीर चांपा में। कहाँ बोलते रोगहा, हाँ, ऐसे याद रख लेना है। तो रोगहा से रोगदा। रोगदा कहाँ पर मिलेगा, जांजगीर चांपा में। और उसके साथ साथ कौन मिलेगा, शिवनारायण और बसंतपुर, याद रखना है। अगला चलते हैं शक्ति। शक्ति में कौन कौन है, मिरौनी, साराडी, कलमा। पढ़े थे ना अभी। क्या कौन है यहाँ पे शक्ति में, मिरौनी, साराडी, कलमा। कौन कौन है, मिरौनी, साराडी, कलमा। कौन कौन है, मिरौनी, साराडी, कलमा। चलो बिलासपुर समाप्त खत्म हो गया हमारा पूरा। कितना आसानी से वो खत्म हो गया। देखने बस लगता है कि बहुत सारा, सर कैसे पढ़ेंगे, सब हो जाता है। आओ, सारंगढ़ बचा है, हाँ सारंगढ़ बचा है। चलो सारंगढ़ देख लेते हैं। आओ, सारंगढ़ में कौन कौन दिख रहा है, पुटका नाला, किंकारी। कैसे फूट गया भैया, कैसे है सारंगढ़ में कौन कौन है, क्या क्या है। तो यार कभी सारंगढ़ में एक ठो नाला है ना, जिसको मैं कंकड़ मारा तो फूट गया। तो फुटका नाला क्या हो गया, कंकड़ मारने से। कैसे फूट गया भाई वो नाला, कंकड़ मारने से। तो सारंगढ़ का नाला फुटका नाला हो जाता है कैसे, कंकड़ मारने से। याद रहेगा, फुटका नाला किंकारी। तो कहां पर फुटका नाला किंकारी, फुटका नाला किंकारी। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो इधर पकड़ लेते हैं। सारंगढ़ के नीचे आते हैं महासमुंद। कहाँ जाते हैं, महासमुंद। महासमुंद कौन कौन है, कोडार, केसवा, जोंक। कौन कौन है, कौन कौन है। कोडार परियोजना का और अन्य नाम क्या है, कोई तो बोलो। कोडार परियोजना का अन्य नाम क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। गए रे, खत्म कर दिए। कौन कौन महासमुंद में, कोडार, केसवा, जोंक। कौन कौन है, कौन कौन है इसमें। कोडार जोंक तो याद रखा, केसवा अलग से है ना। केसवा कहां पर है, कहां पर केसवा, हाँ। चलो गरियाबंद में कौन है भैया अभी, सीकासार। गरियाबंद में सीकासार कौन सी नदी पर है, ये भी नहीं बता पाओगे। चार खत्म। देखिए रिवीजन की कमी क्या होती है। 9 पैरी कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, हाँ। तो पैरी पे कौन है, सीकासार।
ठीक है चलो। तो गरियाबंद में कौन सा है भैया? सीकासार। कौन है? सीकासार। चलो अब आते हैं भैया धमतरी। अगला कौन आते हैं? धमतरी। तो हमको ऐसे लगता है क्लास में पढ़ते हैं, सर पढ़ा देते हैं, सर पूछवा देते हैं, तुमको लगता है याद हो गया, घर अगर रिविजन नहीं करोगे तो ऐसे ही हो जाना, क्योंकि मैं बताया ना साइंटिफिकली हमारा दिमाग एक दिन का केवल 11% याद रखता है, बाकी 89% भूलता है। तो कोई मैं ऐसा मजाक में नहीं बोलता हूँ, डाटा साइंटिफिकल डाटा बता रहा हूँ, है ना। इसलिए घर अगर रिविजन किया करो, जितने बार रिविजन करोगे वो 11 करके पकेगा। तो बताओ अगर 100% पकाना है तो कितने बार रिविजन लगेगा? हर बार पढ़ने से 11% पक्का होता होगा तो 11 9 99 और एक एक्स्ट्रा 12, तो लगभग भैया 11.5 12 बार रिविजन होनी चाहिए एक टॉपिक। अब समझ रहे हो बात ना? क्यों रिवीजन क्यों बोलते हैं? जब आता है क्यों बोलता है रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस क्यों बोलता है? इसीलिए क्योंकि बिना रिवीजन के हो ही नहीं, याद ही नहीं हो सकता। किसी को नहीं याद होता, जो टॉपर है सबसे नंबर 1 स्टेट होल्डर है उसको भी याद नहीं हो सकता, और जो भाई नॉर्मल सबसे पीछे आ रहा है उसको भी नहीं हो सकता। तो रिवीजन सबको करना है, जो रिवीजन जितना करेगा वो आगे जाएगा, नहीं करेगा भाई बैठे रहेगा 4 साल 5 साल 2 साल। ठीक है, इसलिए रिवीजन किया करो। आओ फिर आप तो खुश नसीब हो कि मैं क्लास में 2-3 बार रिवीजन कराता हूँ, पढ़वाता हूँ, तब याद कराता हूँ, फिर पूछता हूँ, फिर छुपा के पूछता हूँ, 3-4 बार तो क्लास में रिवीजन करा देता हूँ। तो सब घर में जाकर रिवीजन करो तो सब ऐसी हालत हो जाएगा। चलो धमतरी में कौन कौन है? तो रुद्री, मरुमसिल्ली, गंगरेल और दुधावा। कौन कौन है? दिमाग में बैठाओ, सब पूछूंगा मैं ना अभी 1 by 1। सीकासार कहाँ पर है? और रुद्री धमतरी में कौन कौन है? रुद्री, मरुमसिल्ली, गंगरेल और दुधावा। कौन कौन? रुद्री, मरुमसिल्ली, गंगरेल और दुधावा। कौन कौन? रुद्री, मरुमसिल्ली, गंगरेल और दुधावा। कौन कौन? दिमाग बैठा रहे हो? हाँ, कांकेर में है जलाशय परियोजना, जलाशय संगमर परियोजना को लेना है धमतरी जिले में। ठीक है, क्योंकि महानदी के तंत्र आता है वो, इसलिए। ठीक, चलो अगले चलते हैं। कहाँ पे पहुंच गए? बस्तर में। कहाँ चल गए हम लोग? बस्तर। बस्तर में कौन सा दिख रहा परियोजना? कोसार टेढ़ा। कौन सा? कोसार टेढ़ा। कौन सा? कोसार टेढ़ा। कोसार टेढ़ा बोले, कोसार टेढ़ा बोले, भाई एक ही बात हो जाती है। क्लियर हो गई बातें? बताओ तो बस्तर में कौन सा है? कोसार टेढ़ा। कौन सा? कोसार टेढ़ा। नाम ही इतना यूनिक है, यार बस्तर में ही रहेगा। बस्तर कोसार, बस्तर कोसार। ठीक, चलो बस्तर कोसार। दंतेवाड़ा में कौन है? बोध घाट। 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 चलिए, नहीं नहीं गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, चलो उठा लो। चलिए ध्यान दीजिएगा। आते भाई, कौन सा जिला पकड़ लिया यहाँ पर? दुर्ग। कौन सा जिला है? दुर्ग। कौन सा जिला है? दुर्ग। दुर्ग में कौन सा परियोजना दिख रहा है आपको? मरोदा और खपरी। कौन सा दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है? तो बताओ मरोदा यहाँ पे है, रोगदा कहाँ पर है? रोगदा, रोगदा, रोगदा जांजगीर चांपा जिला। अभिच्चे पढ़ाया था, भूलोगे। रोघा कहाँ पे है? रोघा बोलते छत्तीसगढ़िया में। जा रे, खत्म। वो समोदा और सरोदा है वो, तो समोदा, सरोदा, रोगदा और मरोदा, इसमें कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं अलग से टोक टोक के पढ़ा रहा हूँ इन जगहों को। ध्यान रख लेना, यहाँ तो गलती कर लो क्योंकि क्लास में गलती का आज़ादी है, एग्जाम में नहीं। अब समझना कैसे चुकते हैं एग्जाम में हमको लगता है हम सही मार्क आए फट से, आप सोच कुछ और रहे हो, लगा कुछ और रहे हो, और रिजल्ट निकल कुछ और रहा है। इसलिए पहले ही जहाँ फंसता उसको पहले क्लियर कर लो, है ना। बार बार टोकर रिविजन करो भैया। आओ भाई बताइए, दुर्ग में कौन कौन है? तो मरोदा और खपरी। कौन कौन है? मरोदा और खपरी। मरोदा और खपरी। तो मरोदा कहाँ पर है? खपरी कहाँ पर है? मरोदा और रोगदा, रोगदा, हाँ, समोदा और सरोदा। हाँ, तो रव आया था कबीर कर रहा करके याद कराया था, है ना। हाँ, तो सब याद रखा करो। चलो उससे देखते हैं कांकेर। कांकेर में कौन कौन दिख रहा है? तो परलकोट और मयाना। इसको मयाना बोलता है, मायना भी बोलता है, मयाना या मायना। तो भाई मायना या मयाना और परलकोट कहाँ पर है? परलकोट कहाँ पर है? परलकोट, परलकोट, मयाना। तो परलकोट परियोजना, मयाना परियोजना, परलकोट मयाना, याद रखना। बताओ परलकोट कहाँ पर है? मयाना कहाँ पर है? चलो अगला चलते भाई, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। वहां पे आपको कौन सा दिख रहा है? तो मोंगरा परियोजना। कौन दिख रहा है? मोंगरा। तो मोहला मानपुर, मोह से मोहला, मोह से मोंगरा। क्या बोलेंगे? मोह से मोहला, मोह से मोंगरा, मोह से मोहला, मोह से मोंगरा, मोह से मोहला, मोह से मोंगरा। चलो बालोद में कौन कौन है? तो खरखरा, तांदुला, गोंदली। कौन कौन है? कौन कौन है भैया? तो इसमें खरखरा तांदुला तो बार बार पढ़े तो याद रह जाता है, गोंदली भूलोगे, इसलिए गोंदली ध्यान रख लो। गोंदली कहाँ पर है?
कहाँ पर गोंदली, कहाँ पे गोंदली, हाँ तो याद रखना गोंदली का दल 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 का बल 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 बल, याद रखना। क्लियर हो गई बातें? तो दल बल करके भी याद रखना, भूल जाओगे तब। आगे बढ़ते हैं। आंसर देने में हड़बड़ी मत किया करो, पहले सोचा करो, उसको ट्रेस किया करो, उसके बाद आंसर दिया करो। चलो, राजनांदगांव में कौन कौन दिख रहा था आपको? धारा, रूसे, मरिया, मोती, धुमरिया। इसको धुमरिया भी लिखता है, घुमरिया भी लिखता है, घ भी लिखता है, ध भी लिखता है। क्लियर हो गई बातें? तो धारा, रूसे, मरिया, मोती, धुमरिया कहाँ पर है? तो इसको एक साथ पूरा बोलो, पूरा लाइन एक साथ बोलना है। धारा, रूसे, मरिया, मोती, धुमरिया। क्या बोलोगे? कहाँ पर है? कहाँ पर है? धारा, रूसे, मरिया, मोती, धुमरिया कहाँ पर है? धारा कहाँ पर? रूसे कहाँ पर? मरिया, मोती, धुमरिया कहाँ पर? ठीक है ना? तो भाई याद रखेंगे, धारा आपकी भाई जीवन संगिनी है। जब वो आपसे रूस जाती है तो अब तो तुला मारहा नहीं तो तुला घुमाए ले जहाँ। अब तुला बता क्या करना है, मान जा जल्दी से। तो क्या करना है भैया? धारा ला करना है, क्या कथा ना मन कि झिन रूस, या तो तुला मैं मारहा रूस जाबे तो, नहीं तो क्या कर घुमाए ले जहाँ। ठीक है? तो कहा भाई याद रखना कौन, क्योंकि अब राजा आदमी हूँ, है ना? तो या तो मार दूंगा या घुमाने ले जाऊंगा। याद रखना, अब राजा आदमी उससे राजनांदगांव। तो अब राजा आदमी क्या बोल रहा है अपनी भैया, कौन उसकी जान का नाम क्या, बीवी का नाम क्या है? धारा। धारा क्या बोल रहे हैं? झिन रूस वाला तुला मारहा या कर हाँ घुमाए ले जहाँ। तो बताओ क्या क्या भाई राजनांदगांव में? धारा, रूसे, मरिया, मोती, धुमरिया। वो पूरा कहानी से ट्रेस करके बोलना, अभी शब्द देख के फटाक से बोल लोगे। वो कहानी दिमाग में लाते लाते बोलो साथ में। क्या है भैया कहानी? तो राजा है, राजा क्या करता है, उसकी पत्नी धारा है, वो रूस जाती है, उसको मार दूंगा मरिया बोलता है, या धुमाने ले जाऊंगा धुमरिया बोलता है। क्लियर हो गई बातें? हाँ चलो, अगला भैया कौन सा? खैरागढ़। कौन सा अगला? खैरागढ़। खैरागढ़ में कौन कौन सा है? पिपरिया, सुरही, सूखा नाला। कौन कौन है? कौन कौन है? कौन कौन है? तो बताइए खैरागढ़ में भैया कौन है? पहला बोलेंगे, पहला कौन है? पिपरिया खैरागढ़ में। दूसरा? दूसरा कौन? तीसरा कौन? अब समझ रहे हो बात? सोचो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगी, बताओ सूखा नाला परियोजना कहाँ पर है? तो सोचो मुद्दा तो वहीं आ गया ना, इसको याद हो तो बनाएगा, और याद नहीं तो सब काम खत्म। तो आप कितने स्मार्ट हो, कितने इंटेलिजेंट हो, कितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई मायने नहीं रखता। अंतिमता आपको कंठस्थ है कि नहीं, याद है कि नहीं, वो सबसे ऊपर टॉप है। सुना के बाद, इसलिए कल भी बताया था, आज बताऊंगा, लड़कियों का माइंड ज़्यादा याद रखता है, लड़कों को बहुत कम याद रखता है। इसलिए आपको ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा लड़कियों की तुलना में। इसलिए रेडी हो जाओ, है ना? ये बात को पहले समझ लो, क्योंकि परसेंटेज बढ़ रहा है लड़कियों का सिलेक्शन होने में। तो भाई आपको उनको टक्कर देना है, लड़कियों को भी आगे बढ़ते चलना, दोनों दोनों कंठस्थ करना पड़ेगा। पढ़ने मात्र क्लास में बैठोगे, पढ़ूंगा, जाऊँगा, सोऊंगा, नहीं होने वाला सिलेक्शन, है ना? क्योंकि भाई सोचो 10-10 लाख लोग बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं आपके जैसे, कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी कोचिंग स्तर के लेवल पर हम क्या कराते हैं, हम वो क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास में सिखाते हैं, क्लास में रटाते हैं। इसलिए मेरा स्लोगन एक देता हूँ मैं, यहीं पढ़ेंगे, यहीं सीखेंगे, यहीं रटेंगे, काम खत्म। मगर इतना मेरे कराने के बाद कि यहीं पढ़ रहे हो, यहीं सीख रहे हो, ये रट रहे हो, सब घर में रिवीजन जरूरी है ना? नहीं तो केवल टीचर एक बार भाई डिस्क्राइब कर देता है, ये हो गया, काम खत्म। एक किसी बच्चों को एक टॉपिक नहीं रटवा सकता। मतलब देखिए मेरे पूरे सुबह में रटवाया हूँ बच्चों को, एक चीज़ आपको रटवा रहा हूँ, तो उसको फायदा तभी मिलेगा जब आप घर में रिवीजन कर रहे हो, नहीं तो मेरा सब मेहनत वेस्ट हो जाएगा। और बच्चों से एडवांस बनिए, 10 लाख की भीड़ से अलग कैसे बनोगे? रिवीजन से बनोगे, है ना? और क्लास में हम अपने तरफ अलग करें तो आप भी अलग कीजिए, नहीं तो नहीं होने वाला रेट। आपका 50%, मेरा 50%, तब मिला के 100% होगा। क्लियर हो गई बात है ना? तो मेंटालिटी बना के रखो। सर जब क्लास में 3 बार रिवीजन कराते हैं, 4 बार रिवीजन कराते हैं, घर में पढ़ना पड़ेगा कम से कम एक बार जा करके। और रिवीजन का मतलब क्या है कि आप कॉपी बंद करके पूरा टॉपिक दिमाग में देख पा रहे हो, वो है रिवीजन। ये भी याद रखना, एक बार पढ़ना रिवीजन नहीं है। आप कॉपी बंद किए, फट से बता दिए खैरागढ़ में, तो पिपरिया बता दिए, सूखा बता दिया, ऐसे जब बता रहे हैं तब मतलब रिवीजन है। क्लियर हो गई बात है ना? यस, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आइए, तो भाई खैरागढ़ में कौन कौन है? तो पिपरिया, सुरही, सूखा नाला। कहाँ पर? हाँ, तो सूखा नाला कहाँ है? सुरही कहाँ है? और भैया पिपरिया कहाँ है? अभी सब पूछूंगा, ध्यान देखना। कितना इतना रटाया, इतना बोला हूँ, उसके साथ दिमाग जहाँ हटके उसको ध्यान रखना। आओ, अगला कौन सा जिला चल रहे हैं हम लोग? कबीर धाम। कौन सा? कबीर धाम। तो देखो यहाँ पर करीब बहुत सारा है। आगे सरोदा, आगे ना समोदा कहाँ था, और सरोदा कहाँ है? यस, और रोगदा कहाँ पर है? और मरोदा कहाँ पर है? मरोदा, मरोदा अभी पढ़े थे, मरोदा है। हाँ, कांकेर है पक्का? दुर्ग है तो फिर देख लो। अभी अभिच्चे ट्रेस करवाया, अभिच्चे टोका, अभिच्चे बताया, ये होता है दिमाग। आओ, मगर अब देखो, अब तुमको इतना बार पूछ लिया तो एक ठो भूल, दो ठो तो याद हो ना। ये सरोदा कहाँ पर है? तो सरोदा कहाँ है अब? और समोदा कहाँ है? और रोगदा कहाँ है?
तो देखो 4 में 3 याद हो गया, ये फायदा रिवीजन का। भाई एक बार और करोगे चौथा भी याद हो जाएगा, बच गया भाई दुर्ग में मरोदा। समझ रहे हो बात, ये फायदा रिवीजन का, इसलिए किया करो। आओ तो अब देखो भाई पहला कौन है यहाँ पे, कर्रा नाला। कौन सा कबीरधाम है, तो क से कबीरधाम, क से कर्रा नाला। क्या बोलोगे, क से कबीरधाम, क से कर्रा नाला बोलो। दूसरा कौन है, सरोदा, ये तो पहले ही आपको याद हो चुका है। तीसरा कौन है, सुतिया पाठ छीर पानी बिहार खार। तीनों को एक साथ याद रखना, सुतिया पानी छीर पार बिहार खार। क्या बोलोगे, सुतिया पाठ छीर पानी बिहार खार बोलो। क्या बोलोगे, अब अलग अलग, सुतिया पाठ कहां पर है, छीर पानी, बिहार खार। तो याद रखना, बिहार खार, छीर पानी, सुतिया पाठ कहां पर है, और कर्रा नाला। हाँ आओ, मुंगेली में कौन है, तो खुड़िया रानी। तो हम लोग सब देख लिए पूरा, कोई बचा क्या, देखिए अब बताइए, कुछ बचा है कि हो गया, हम लोग सब देख लिए, सब देख लिए पूरा। ऐसे चालू किए थे, घूमते ऐसा पूरा देख लिए हम लोग, है ना, क्लियर हो गई बातें। ऐसा चालू किए पूरा घूमते हम लोग सब चीज़ देख लिए। अब एक बार ध्यान से उसको देखिए और उसके बाद हम पूछना चालू करेंगे। तो चलिए मैं एक बार आपको ध्यान ध्यान से दिखा देता हूँ। एक बार ध्यान देखो, भी पूछना चालू करेंगे फटाक से अभी, क्योंकि पढ़ा के कब खत्म करना मैटर नहीं है। एक बार इसको देखो, इसको देखो, इसको जितने इसमें डब्बे में दिख रहे उतना देखो पहले फटाक से एक बार। चलो पूरा सरगुजा संभाग खत्म करो देख करके। जो भूलोगे उसको कहानी किस्सा अपने दिमाग बजा करके रखना। आंसर देना मायने नहीं रखता, सही आंसर देना मायने रखता है। ये लो बुक कौन लेके आया हमारा छत्तीसगढ़ वाला, लाइए बुक लाइए। ये वाला बुक कौन कौन नहीं लिया आप में से, एक बार हाथ उठाओ कौन कौन नहीं लिया है। जो नहीं लिया उसमें से पुराना बुक उनके पास होगा, अपडेट कर रहे हो, कर लियो पुराना बुक को अपडेट कर लियो ना। हाँ तो कर लेना अपडेट, जो इसमें नया होगा उसको डाल लेना उसमें। और जो नहीं है तो जितने लोग नया नहीं लिए हो, वो जिससे पुराना बुक भी नहीं है वो कौन कौन है, हाथ उठाओ। पुराना बुक भी नहीं है तो ये लिए हो नया वाला, नहीं दिए, नहीं लेना पड़ेगा। हाँ नए एडमिशन को दे रहे होंगे ना, ये नए एडमिशन को तो मिल रहा है, पुराने एडमिशन को पुराना बुक मिल चुका है। तो जिसके पास नहीं है बुक ले लेना, ठीक। देखो इसी बुक से पूछेंगे अभी फटाक से पूरा हटा करके। चलो देख लेते हो, दिमाग में बैठाओ। सरगुजा समाज खत्म, आगे बढ़े। चलो आ जाते हैं भैया हम लोग आपके बिलासपुर संभाग में। अब बिलासपुर संभाग पढ़िए पूरा। हो गया बिलासपुर। चलो अब इधर अब राइट साइड का पूरा देखना कोशिश करना, ठीक है। ये रहा राइट साइड का पूरा। पेंसिल है किसी के पास, पेंसिल, पेंसिल देना। थैंक यू। हो गया, बैठ गया दिमाग में। चलो अब इधर का देखना चालू करो, ये वाला पूरा। देखिए
हो गया? हम्म? हो गया? लो लास्ट में देखो, खत्म करो। हो गया? चलो, ब्लैंक। इससे नकल मार लोगे तुम लोग, बहुत खतरनाक हो। ब्लैंक बनाते हैं यहाँ पे। चलो भैया, जो नहीं बता पाओगे उसके ऊपर हंस रहा समझ लेना। चलो बोलना चालू करते हैं। बताइएगा, खुड़िया कहाँ पर है? खुड़िया रानी। पहले ध्यान सुनना फिर एक साथ बोलना। केलो परियोजना, रोगदा, कलमा, शक्ति, किंकारी, केसवा, 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 केसवा। पर टोका भी था कि केसवा भूलोगे, भूलोगे, पढ़ाया था तब। केसवा, केसवा। चलो केसवा बच गया तुम लोग का। चलो बताओ, सीकासार, गरियाबंद। जोर चिल्ला चिल्ला के बोलना है। सीकासार, दुधावा, मरुमसिल्ली, रुद्री, गंगरेल, कोसार टेडा, बोधघाट, खपरी, खपरी, मरोदा, मयाना, 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 हाँ, मयाना, मयाना, कांकेर, मयाना, परलकोट। मयाना भी भूल रहे हो, मयाना कहाँ पे है? और तो केसुआ भूले हो, ध्यान रखना। मोंगरा कहाँ? चलो ठीक है। साराडी, 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 शक्ति, मिरौनी, कलमा, बसंतपुर, शिवनारायण, आनंद सागर, आनंद सागर,
घोंग, सरोदा, कर्रा नाला, सुतिया पाट, सुरही, 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 खैरागढ़, सुरही, सुरही भूल रहे हो। अगला सूखा नाला, सूखा नाला, उस ऊपर वाला खैरागढ़ इसलिए दूसरा वाला खैरागढ़ ऐसा बोल देते हो क्या? कहाँ पे सूखा नाला? सूखा नाला है? गलत। पिपरिया, पिपरिया, रूसे, गोंदली, तांदुला, खरखरा, धुमरिया, मरिया, मरिया मोती, धारा, मोंगरा, परलकोट, मयाना, मयाना, परलकोट, मयाना, सिकासार, रुद्री, मरुमसिल्ली, गंगरेल। भैया जो ऑनलाइन वाले हो अपने कमेंट बताते चलना है ना, बेईमानी नहीं करना है। दुधावा, कोसार टेढ़ा, कोसार टेढ़ा, बोध घाट, सुरही, सूखा नाला, गड़बड़, छीर पानी, बिहार खार, सरोदा, सुतिया पाट, छीर पानी, बिहार खार, सरोदा, कर्रा नाला, खुड़िया रानी, रामावतार, भैंसा झार, घोंघा, खूटा घाट, खारंग, खारंग को तो खारंग खूटा घाट बोलते हैं, गोबरी, गेज, झुमका, महान, हसदेव, कुंवरपुर, कुंवरपुर, बंकी, श्याम, बंकी, कोडार, 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 क्या नाम है कोडार का? कोडार, जोंक। चलो हो गया। इसमें जो जो भूल रहे बेटा वो है सुरही, है ना, सुरही भूल रहे हो, सूखा नाला भूल रहे हो, केसवा भूल रहे हो और मयाना भूल रहे हो। तो मयाना कहाँ है? सुरही और सूखा नाला है बेटा खैरागढ़। तो कबीर धाम मुंगेली वालों, सुरही सूखा नाला कहाँ है? सुरही कहाँ? सुरही कहाँ? सूखा नाला कहाँ? सूखा नाला कहाँ? तो अगर नाला सूख गया तो तेरा खैर नहीं, क्या बोलोगे? अब याद रखा सूखा नाला क्या? तो जैसे मैं बोलते तो फट से बनाता हूँ, आपको जब पढ़ते हो फट से बन जानी चाहिए दिमाग में। कैसे याद रखना इकट्ठ हो, ऐसे कैसे बोलेंगे? नाला सूख गया तो तेरा खैर नहीं, है ना, सूख गया नाला तो तेरा खैर नहीं। और सुरही क्या? कि नाला का पानी किसमें भरना है? सूखा नाला का पानी सुरही में भरना है, सुराही में भरना है, सुरही में भरना है। सूखा नाला का पानी किसमें भरना है? सुराही में भरना है, नहीं तो तेरा खैर नहीं। क्लियर हो गई बातें? चलिए याद रखिएगा। और केसवा है बेटा महान समुद्र। कहाँ पे? महान समुद्र। तो अपना केस धोने के लिए कहाँ धोने जाएंगे? महान समुद्र में। कहाँ जाएंगे? महान समुद्र। महान समुद्र मतलब महासमुंद। चलो हंस ले, जोर से हंस ले लोगों पर, पोपलू हंस दिल लोगों पर। आओ ऐसी लोगों का नाक बड़ा हो जाए तेरे जैसे। चलो हो गया।
तो केशवा कहाँ पे यार प्यारे मुहंस? महासमुंद में है, ठीक है। सुरही कहाँ पर है? तो खैरागढ़ में है। सूखा नाला कहाँ पर है? तो खैरागढ़ में है, ध्यान रखना। चलिए ले जाइए बुक अपना, है ना, इसलिए बुक रखना और इसे रिवीजन करते चलना भैया, पूरा अपडेटेड बना 2024 के अनुसार। आओ पेंसिल दूं? पेंसिल दे दीजिए उसको। चलो हो गया ये बात खत्म हमारा। तो इस तरीके से हमारा नदी परियोजना वाला चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अच्छा भूगोल खत्म हो गया, एक तरीके से भूगोल खत्म हो गया ऐसा बोल रहा है, भौगोलिक चैप्टर पूरा खत्म। बहुत सारे एडवांस चित्र वगैरह सब बनाए गए आपके समझने के लिए, इसे पढ़ते हुए चलना बढ़िया से। आ गए हम लोग। अगला टॉपिक कौन है हमारा? कृषि। कौन है अगला टॉपिक? कृषि। तो चलिए भैया कृषि पढ़ना चालू करते हैं अब हम लोग अपने छत्तीसगढ़ के बारे में। क्योंकि छत्तीसगढ़ कैसा राज्य है? तो कृषि प्रधान राज्य। कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए हमको कृषि अच्छे से पढ़ना है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, बताइए छत्तीसगढ़ में कुल कितने लाख कृषक परिवार हैं? 40 लाख। उसमें कितने प्रतिशत लघु और सीमांत कृषक हैं? कितने परसेंट? 82%। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं? 80%। क्लियर हो गई बातें? तो भाई जिस राज्य का 80% जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा हो वो कृषि प्रधान राज्य ही होगा, है ना। सर्वाधिक रोजगार कौन देता है भारत में? तो कृषि, यानी प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में पढ़े होगे नहीं पढ़े अर्थव्यवस्था में? चलो अब चलते हैं। छत्तीसगढ़ की कृषि आजीविका प्रधान है। तो यार क्या है भाई हमारे यहाँ की कृषि कैसी प्रधान है? आजीविका प्रधान। मतलब हमारे यहाँ आजीविका का साधन ही है। आजीविका मतलब जीवन यापन करने के लिए आय का स्रोत। तो आय का स्रोत जीवन यापन करने के लिए दोनों मिलाकर बनता है आजीविका। तो आजीविका शब्द का मतलब समझ गए कि ऐसा आय का स्रोत जो हमारे जीविकोपार्जन के लिए जरूरी हो। क्या कहलाता है? आजीविका। और हमारे यहाँ जीविकोपार्जन के लिए आय का स्रोत क्या है? कृषि है, क्योंकि 80% जनसंख्या किससे जुड़ी हुई है? कृषि से। यस। प्रदेश में कृषि भूमि छोटे छोटे भूखंडों यानी कि खेतों में बटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? कृषि पर। किस पर निर्भर है? कृषि। इसका मतलब गांव में निवास करने वाले अधिकांश लोग क्या काम करते हैं? कृषि से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, कि या तो कृषि का कार्य या कृषि से जुड़े हुए कार्य। या तो खुद खेती करेंगे या दूसरों खेत में काम करेंगे, या तो पूरा खेती करेंगे या अधिया खेती करेंगे, या खेती कर रहे हैं तो उसको भाई कोई कुटाई का काम करेगा, या कुटाई काम होगा तो कोई तेल पेराई का काम करेगा। मतलब कुल मिला के सब किसी न किसी तरीके से कृषि से जुड़े हुए हैं। क्लियर हो कितनी बातें? चलिए तो छत्तीसगढ़ में खेती का मुख्य सीजन किसको कहते हैं भैया? हमारा खरीफ फसलों को। किसको बोलते हैं? खरीफ फसल। ठीक। प्रदेश की लगभग कितने % जनसंख्या कृषि या उससे संबंधित कार्य में जुड़ी है? तो 80% जनसंख्या। राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भागों में कृषि कार्य किया जाता है? तो कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग में? तो सोचो 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा टोटल क्षेत्रफल है उसमें कितने % खेती होती है? तो 35%। कितने में? 35% में। याद रहेगा ये बात, ध्यान रखना। कितने % में? 35। तो छत्तीसगढ़ में 35% क्षेत्रफल पे कोई ऐसे, छत्तीसगढ़ में कम 35% क्षेत्रफल पे कृषि की जाती है। क्लियर हो गई इस बात? चलो प्रदेश के कितने लाख कृषक परिवार हैं? 40 लाख। कितने लाख? 40 लाख। कितने लाख? 40 लाख। तो 40.10 हो गया। तो 40 10 ऐसे याद रख लो, है ना, 40.10। तो प्रदेश में कितने लाख कृषक परिवार हैं? कृषक नहीं, कृषक परिवार बोल रहे हैं। और हर परिवार में अगर भैया 5-5 एवरेज भी मानोगे आदमी तो 40 को गुणा 5 करोड़ कितना हो जाएगा? 40 लाख गुणा 5 2 करोड़। 2 करोड़ मतलब लगभग 2,55,45,198 जनसंख्या पढ़ते हो तो 2,55,00,000 में अकेले 2 करोड़ कौन है? पूरा कृषक परिवार है। क्लियर हो गई बात? इसलिए भैया हमारा 80% जनसंख्या उससे जुड़ी हुई है। हालांकि अभी जनसंख्या बढ़कर कितना हो गया है? 3 करोड़ हो चुकी है ना। आओ तो प्रदेश में कितने लाख कृषक परिवार हैं? तो 40 लाख कृषक परिवार हैं। उसमें से कितने प्रतिशत लघु और सीमांत कृषक हैं? तो 82%। कितने %? 82%। रबी और खरीफ फसल के मध्य मई जून अल्प मौसम को जायद कहते हैं। तो याद रखेंगे भैया खरीफ फसल रबी फसल दो प्रमुख फसल है
और इन दोनों फसलों के बीच में जो फसल लिए जाता है, खासकर मई जून के माह में जो फसल लिए जाते हैं, गर्मी के समय जो फसल लिए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? जायद फसल। क्या कहते हैं? जायद फसल। क्या कहते हैं? जायद फसल। और खूबी देखिए कि भगवान ने कैसे दुनिया को बनाया है कि जहां गर्मी में तेज धूप आपके ऊपर पड़ता है कि सूर्य आपके शरीर का पूरा पानी खींच लेती है, उसी से भगवान ने ऐसे फसल बनाया है जो गर्मी में होता है और गर्मी में सबसे ज्यादा पानी उसी में रहता है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा। सोचिए उस समय आपके शरीर से जो पानी खींच रहा है सूर्य, वही सबसे ज्यादा पानी उन फलों में डल रहा है। सोचिए कितना चंबा वाला बात है, जिससे भाई उस समय ऐसे फल आपको खाने के लिए मिलते हैं जिसमें खुद पानी रहता है ज्यादा, ताकि आपके बॉडी में मेंटेनेंस बन रहा है। तो भगवान ने सब चीज को बैलेंस में बनाया है ना, इसलिए आपको भी अचंभा करेंगे, महसूस करेंगे तो पता चलेगा कितना बारीक बारीक चीज बनाया गया होगा, कितना सोच करके। तो रबी और खरीफ फसल के मध्य कौन से महीने में? मई और जून में कौन सा फसल लेते हैं हम लोग? जायद। क्लियर हो गई बातें? तो मई जून के लिए अल्प मौसम वाले फसल क्या कहते हैं? जायद। 2007-8 छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण हो गया था। तो हम जो आज धान खरीदी खरीदते हैं ना हम लोग, उसका कंप्यूटरीकरण मतलब उसको पूरा कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया। हर एक डाटा कंप्यूटराइज तरीके से रहेगा, बायोमेट्रिक लगाइए, पूरा डाटा रहेगा, सब चीज होता है ना आजकल। तो ये कब से हो गया पूरा कंप्लीट तरीके से कंप्यूटराइज? तो वर्ष 2007-8। इतने बार इसको पूछा जिसका कोई सीमा नहीं है। आपको यहाँ लिखा बस 2 बार, पर उसको इतना बार पूछे इसको कोई सीमा नहीं है। ये वर्ष बार बार पूछता है कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कंप्यूटराइजेशन कब हुआ? तो वर्ष क्या है? 7-8। इसलिए उसके नीचे जो जो वर्ष पढ़ोगे सब हमने यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन पूरा धड़ल्ले से पूछा उसको एग्जाम्स में, इसलिए वही क्या कि एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। तो कंप्यूटरीकरण कब हुआ? इसलिए देखेंगे आज जब आप कंट्रोल जाते हैं राशन लेने तो पहले आपको बायोमेट्रिक लगवाते हैं, एंट्री होता है तब आपको भी ध्यान देते हैं। तो क्यों? क्योंकि अब सब चीज डाटा क्या हो गया है? कंप्यूटराइज्ड हो गया। तो कब से कंप्यूटराइज्ड हो गया? 2007-8 से। तो याद नहीं करना, महसूस करने वाली चीज है ना, 7-8 से वही कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। चलिए 2012-13 राज्य में पहली बार पृथक कृषि बजट प्रस्तुत किया। तो भैया राज्य में पहली बार अलग से पृथक से कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो कृषि बजट ब से 12-13। क्या बोलेंगे? कृषि बजट ब से 12-13। अब याद रहेगा। और कृषि में भाई कंप्यूटराइजेशन हो गया तो हम सब क्या हो गए? एक जगह पे हमारा डाटा हो गया, हम सब साथ साथ हमारा सब डाटा हो गया। इसलिए हम सबको कंप्यूटराइजेशन से सबका डाटा साथ साथ हो गया। क्या हो गया? साथ साथ। तो 7-8 से याद रखना। क्लियर हो गया इतना बात? यस। तो हर चीज में आप छुपा सकते हैं, क्वेश्चन में आंसर छुपा दीजिए ताकि दिमाग में लोड ना रहे। प्रदेश में किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो बोलेंगे प्रदेश में किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण कब से दिया जाता है? मतलब किसान जो लोन लेते हैं उन पे उनको कोई ब्याज नहीं देना होता है। क्लियर हो गई इतनी बातें? इसलिए क्या मिलता भैया? ब्याज मुक्त उनको लोन मिलता है, ब्याज मुक्त उनको ऋण मिलता है। और कब से काम हो रहा है? तो 2014-15 से। कब से काम हो रहा है? 2014-15 से। कब से काम हो रहा है? 2014-15 से। क्लियर हो गई बातें? तो याद रख लेना। छत्तीसगढ़ में कृषि यांत्रिकरण पर सबमिशन योजना कब से प्रारंभ हुआ था? तो 14-15 से। तो बोलेगा कृषि यांत्रिकरण। तो भैया 0% ब्याज पर जब लोन लिया तो लोन लेके किसान करेगा क्या? तो कृषि यंत्र ही तो खरीदेगा, कृषि जुड़े यंत्र खरीदेगा, बीज खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, ये सब करेगा लोन लेकर के, है ना। बीज खरीदने के लिए पैसा थोड़ी लगता है उसको, मेन तो मशीन खरीदना तभी लगेगा। तो इसलिए दोनों वर्ष को क्या याद रखोगे? 14-15। क्या याद रखोगे? 14-15। तो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट से बन गया ना कि कृषि लोन ले रहा है कब से? वो 14-15 से। लोन लेके कर क्या रहे? तो कृषि यंत्र खरीद रहे, जिसको क्या बोलते हैं? सबमिशन योजना। कब से दोनों से एक्टिव रहेगा? तो 14-15 से। वेरी गुड। चलो अब देखते हैं कृषि क्षेत्र में शामिल मदें क्या क्या होती हैं, क्योंकि कवर सीधा आपको पूछ लेता है, हालांकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मैंने पूछ लेगा। मान लीजिए कि कृषि में क्या क्या चीज शामिल होता है। तो कृषि क्षेत्र में कृषि फसल जो हम खेती करते हैं, जो फसल लेते हैं वो सम्मिलित होता है। पशुपालन जो हम घर में करते हैं, है ना, गाय बकरी भेड़ सब पालना, ये भैया पशुपालन जो कर रहे हैं मगर कहलाता क्या? ये कृषि ही कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि। क्या कहलाता है? ये कृषि। तो याद रखना ये बात, नहीं तो आदमी कंफ्यूजन चल जाता है। मछली पालन किस में कहलाता है? कृषि। तो पशुपालन कृषि, मछली पालन कृषि, और वानिकी कृषि। तो यार भैया बताइए कृषि क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है? तो कृषि फसल, पशुपालन, मछली पालन और वानिकी। क्या क्या? वानिकी हो गया। तो बोलो पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कोई मछली पालन कर तो रियल में क्या है भाई? वो किसान है। क्या है? वो किसान है। कोई पशुपालन कर तो कौन है? वो किसान है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि जो फसल ले रहा है वही किसान है, जो वानिकी कर रहा है वो कौन होगा? किसान होगा। क्लियर होती इस बातें? चलिए वानिकी मतलब वन लगाना और उससे संग्रहण करना। जैसे भाई आप साल सागौन लगा दिए, अब भाई कोई ऐसा फलदार वन लगा दिए, आम वाला फल लगा दिए, आप उसे आम ले रहे हो, केला ले रहे हो, तो पूरा बगान लगा दिए, बगान।
तो बगान लगा दिए, सब इसी में आता है। क्लियर हो गई बातें? आओ अब चलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। अब कृषि क्षेत्र समझ लिए, अब प्राथमिक क्षेत्र समझो। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन पूरा क्षेत्र आ जाता है? पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र आ जाता है। तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? कृषि क्षेत्र। कौन आता है? कृषि क्षेत्र। फिर कौन आता है भैया आपका यहाँ पे? खनन तथा उत्खनन। कौन आता है? खनन तथा उत्खनन। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? कृषि क्षेत्र और खनन उत्खनन। कौन कौन आते हैं? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? कृषि, फसल, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी। क्लियर होगी बातें? तो प्राथमिक क्षेत्र में पूरा क्या क्या आ जाएगा? कृषि, फसल, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी और खनन उत्खनन। सब किस में आ जाएगा? तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में। किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। क्लियर हो गई इतनी बातें? और कृषि क्षेत्र में क्लियर हो गया, प्राथमिक क्षेत्र का अंतर क्लियर हो गया। और इसको सब भूल जाओ तो यार ना, प्राथमिक क्षेत्र का एक ही ट्रिक है कि जो भी हमको प्रकृति से, नेचर से डायरेक्ट प्राप्त हो, सब किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। क्लियर हो गई बातें? जिसमें हम कोई मशीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ का उपयोग नहीं, जो हमको प्रकृति नेचुरली जो भी देती है वो सब किस में आती है? प्राकृतिक। बताइए, खनन उत्खनन जो आप निकालते हैं सामान, वो इंसान रखता है क्या वहां पे? प्रकृति आपको दे रही है ना, सोना चांदी हीरा मोती कोयला फोयला जो भी, तो खनन उत्खनन किस में आएगा? प्रकृति दे रही है, तो प्राथमिक में आएगा। अब उसको लेकर के आप जैसे उसमें मशीन फिट किए कि भाई लोहा लिए स्टील बना दिए, वो हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। क्या हो जाएगा वो? द्वितीयक क्षेत्र। और उसका जैसे बन गया आपका स्टील का चादर, उसका सर्विस आप दे रहे हैं कि भाई आपके घर पहुंचा कर दूंगा, यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, सब उसका सर्विस दे रहे हैं कि भाई मैं आपको घर पहुंचा कर दे रहा हूँ। जितनी सर्विसेज सेवाएं वाली चीजें हैं जो घर बैठे बैठे आपको मिलता है, पिज्जा डिलीवरी वगैरह। पिज्जा बना रहा है कौन है? वो मैन्युफैक्चरिंग। उसको घर पहुंचे डिलीवरी दे रहे हो, क्या है? सर्विस। तो उससे जुड़े जितने भी सर्विसेज होंगी क्या हो जाएंगे? वो टर्सरी क्षेत्र। क्या हो जाएंगे? टर्सरी क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। तो समझ गए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो, उसमें अगर आप मशीन कहीं फिट कर दिए तो द्वितीयक क्षेत्र। उसके बाद भाई उसको जिससे जो उससे जुड़ा कोई भी सर्विस दे रहे हो, उस प्रोडक्ट से जुड़ा कोई भी सर्विस, वो किसमें आ जाता है? तृतीयक क्षेत्र में। ठीक, चलो जैसे भाई देखो, गेहूं कहाँ से मिला? प्राथमिक क्षेत्र से। उसको लेके भाई हम पिज्जा बना दिया, सब्जी वब्जी गेहूं लेकर के क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र हो गया। उसको मैं घर पहुंच दे रहा हूँ, स्विगी जोमेटो, क्या हो गया? तृतीय क्षेत्र हो गया। समझ में आ गया बात ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स तो हालांकि मेरे को नहीं पढ़ाना है, आपको पढ़ाएंगे सब चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। किंतु इकोनॉमिक्स कौन कौन पढ़ लिए? पढ़ा दिए क्या आप लोगों को? नहीं पढ़े इकोनॉमिक्स? चलिए, वैसे इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा वेटेज भी नहीं आप लोगों में, और इतना है इसी में सीख लोगे आप लोग। आओ तो आते हैं छत्तीसगढ़ की फसलों में। तो ध्यान रखना है, इसको कैटेगरी वाइज पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि पूछेगा खाद्यान्न फसल में कौन सा फसल नहीं आता है, दलहन में कौन कौन सा फसल आता है, तिलहन कौन कौन सा आता है, और वाणिज्य में कौन कौन सा आता है। तो आता है नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल से दाल का नाम तो पता होगा, है ना? जैसे चना का दाल, मूंग का दाल, मसूर का दाल, सब दाल खाते हो ना, तो दलहन फसल होगा। वैसे ही खाने वाले खाद्य माने खाने वाले अन्न में, खाद्यान्न फसल में क्या क्या आएगा? धान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मक्का आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कोदो कुटकी आएगा। रागी, ज्वार, बाजरा, जौ, गेहूं, सब किस में आएगा? खाद्यान्न। तो जितने भी खाने योग्य फसल है सब क्या होते हैं? खाद्यान्न फसल। क्लियर हो गई बातें? तो खाद्यान्न में सारे फसल आ गए। ठीक, तो खाद्यान्न भैया क्या है? संपूर्ण कैटेगरी, जिसमें खाने वाले जितने फसल सब आ जाएंगे, चावल, दाल, गेहूं, वहूं सब आ जाएंगे। क्लियर हो गई बातें? ये हो गए खाद्यान्न। मगर यहाँ से अंतर आ जाएगा दलहन से। अब दलहन बोला मतलब केवल दाल वाले फसल, तो चने की दाल, क्लियर होते, लाखड़ी या तिवड़ा की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मटर की दाल। इसको ऐसे ही पढ़ना। दलहन फसल में नाम पढ़ोगे याद नहीं होगा, क्या बोला? दाल दाल बोल के पढ़ना। कौन कौन सी दाल? चना दाल, लाखड़ी तिवड़ा दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल और मटर दाल। क्लियर हो गई बात? चलो वैसे तिलहन क्या पढ़ोगे? तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, राम तिल का तेल, तिल का तेल, अलसी का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल। तिलहन खत्म। देखो कितना आसानी से खत्म हो जाता है। वाणिज्यिक फसल क्या आ जाएगा? जिसको आप डायरेक्ट काटे डायरेक्ट बेच दे। वाणिज्यिक मतलब इसका सीधा व्यापार कर सके, फटाक से निकाले खेत से, फटाक से बेच दिए। क्लियर हो? देखो कौन कौन सा फसल है? तो गन्ना काटे फट से बेच सकते हैं कि नहीं? फट से बेच देंगे। कपास भैया निकला खेत से, फट से बेच दीजिए कपास, बड़ी बड़ी कंपनियों को जो कपड़ा बनाती हैं। जूट, जूट काटे भाई रेशा निकाले, फट से जूट बेच दीजिए। ककड़ी डायरेक्ट बेचिए काट करके खेत से। तरबूज डायरेक्ट बेचिए, खरबूज डायरेक्ट बेचिए। तो जितनी भी ऐसी फसल है जिसको आप डायरेक्ट खेत से लिए और सीधा बेच दिए कंपनी को, सीधा बेच दिए मार्केट में, सब किस में आ जाता है? वाणिज्यिक फसलों में, जिसका आप सीधा व्यापार कर सकते हैं। क्लियर होगी बातें? मूंगफली भी आ जाएगा इसमें। मूंगफली भी खेत से निकाल सीधा बेचते हैं, कच्चा मूंगफली। यस, तो जो भी ऐसा फसल जिसको आप डायरेक्ट खेत से निकाल के डायरेक्ट बेच सकते हैं, सब किस में आ जाएगा? वाणिज्यिक फसलों में। क्लियर होगी बातें? और वाणिज्यिक के साथ साथ नगदी फसलों में, जिसको आप डायरेक्ट नगद ले सकते हैं, सामान दिए डायरेक्ट नगद लिए, तो नगदी फसल या वाणिज्यिक फसल में। क्लियर हो गई इतनी इस बात? चलो, छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलें सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। देखो आप कौन से वर्ष में अभी हो? आप 2023 से 24 के वर्ष में हो। मगर आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बताया था? हम एक साल पीछे का होता है, तो क्या है ये? 22 से 23 का। क्लियर हो गई बातें? मतलब ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है ना? आपके इस साल के एग्जाम तक यही दोने वाले हो। ठीक, जब अगला बजट आएगा उसके बाद से नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तब डाटा बदलेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए भाई सर्वाधिक क्षेत्रफल में भैया कौन सा फसल बोया जाता है और सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है। ठीक, तो बताइए खाद्यान्न फसल में सर्वाधिक कौन सा क्षेत्रफल में, सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा फसल बो रहे हैं हम लोग, धान। उत्पादन किसका सर्वाधिक हो रहा है, धान। दलहन में सबसे ज्यादा हम क्या बोते हैं, चना। उत्पादन किसका होता है, चना। तिलहन में हम सबसे ज्यादा बोते किसको हैं, राई सरसों। और उत्पादन किसका ज्यादा होता है, मूंगफली का। क्लियर हो गई बात है, तो ध्यान रखना। समझ में आ रहा नहीं क्या हुआ, ये बो ये रहे वो क्यों हो रहा है, नहीं समझ में, कंफ्यूजन हो गया क्या, आ गया ना। हाँ, भले इसको बोते ज्यादा है मगर इसका उत्पादन कम होता है। इसको बोते कम क्षेत्र, इसका उत्पादन ज्यादा होता है। क्लियर हो गई बातें। जैसे मान लीजिए इसका मैं पेड़ लगाया तो इसमें 4 फली निकली सरसों की, इसका पेड़ लगा इसमें 20 फली निकली, तो उससे ज्यादा हुआ ना उत्पादन इसका। यस, भले वो इसको ज्यादा नहीं क्षेत्रफल में, उत्पादन किसका ज्यादा हो रहा है, मूंगफली का। इसलिए मुंह जुबानी याद होना चाहिए। बताइए सबसे ज्यादा कौन सा खाद्यान्न बोया जाता है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, उत्पादन कौन से खाद्यान्न का होता है, दलहन में कौन सा बोया जाता है, उत्पादन कौन से दाल का होता है। ठीक है, तिलहन में सबसे ज्यादा कौन बोया जाता है, उत्पादन सबसे ज्यादा किसका होता है। तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, कौन है, क्षेत्रफल के अनुसार, उत्पादन के अनुसार। सबसे प्रमुख दलहन फसल कौन है, क्षेत्रफल के अनुसार, उत्पादन के अनुसार। छत्तीसगढ़ सबसे प्रमुख तिलहन फसल कौन है, क्षेत्रफल के अनुसार, उत्पादन के अनुसार। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें से। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो देख लीजिए छत्तीसगढ़ के 3 कृषि जलवायु क्षेत्र। छत्तीसगढ़ को कृषि के जलवायु के अनुसार कितने कैटेगरी में बांट दिया गया है, 3 कैटेगरी। कितने कैटेगरी, 3 कैटेगरी। एक पूरा उत्तर का सरगुजा संभाग, एक पूरा दक्षिण का बस्तर संभाग और एक पूरा बीच का मैदानी हिस्सा। तो बोले छत्तीसगढ़ को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में, कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में। पहला कौन है, सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र, सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र। दूसरा कौन है, छत्तीसगढ़ का मैदान। दूसरा कौन, छत्तीसगढ़ का मैदान। और तीसरा कौन है प्यारे मोहन, कौन है, दंडकारण्य प्रक्षेत्र या बस्तर का पहाड़ी क्षेत्र, बस्तर का पहाड़ी क्षेत्र या दंडकारण्य पूरा क्षेत्र। क्लियर हो गई बातें। तो 3 कौन कौन से क्षेत्र आप देख रहे हैं। तो पहला बोलेंगे क्या है, सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र। दूसरा कौन, छत्तीसगढ़ का मैदान। तीसरा कौन है आपका दंडकारण्य बस्तर वाला क्षेत्र। हो गया। तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 3। चलो आगे बढ़ते हैं अब। देख लीजिए पूरा समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान देखिए, कांकेर का थोड़ा सा हिस्सा इधर का छोटा, धमतरी के पास का हिस्सा छोटा, जहाँ से दुधावा मिल जाती है वो मैदान में आता है। बाकी पूरे हिस्सा किस में आ जाता है आपका, दक्षिणी वाले में, दक्षिणी वाले है ना। बाकी पूरा मैदानी से पूरा देखिए पूरा 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 मैदानी से इसमें आ रहा है। और देखिए यहाँ पे रायगढ़ का इधर उत्तर पूर्वी वाले से सरगुजा सटा हो, किस में आ रहा है, ऊपर वाले में, सरगुजा वाले जलवायु क्षेत्र में आता है। ठीक, इसलिए जो बारीक चीज को ध्यान रखना, बाकी तो सब क्लियर ही है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। आइए इस टेबल को अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला क्षेत्र कौन सा है, सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र। दूसरा कौन है, छत्तीसगढ़ का मैदान। तीसरा कौन है, बस्तर का पठार। तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। हाँ, अब आगे बोलते हैं सम्मिलित जिले। तो कौन कौन जिले सम्मिलित है, तो भाई सिंपल सी बात है उत्तर वाले में कौन कौन आ जाएगा, पूरा मनेन्द्रगढ़, चिमनी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा और रायगढ़ जिले का धर्मजयगढ़ तहसील। तो इसमें सब कुछ छोड़ देना है क्योंकि ऊपर के पूरे 6 जिले हैं। अलग से बस याद कर रखना है, रायगढ़ का धर्मजयगढ़ तहसील। क्या याद रखना है, रायगढ़ का धर्मजयगढ़ तहसील, ये याद रखने वाला बात है इसमें। ठीक, मैदान तो पूरा आ जाएगा, पूरा पूरे इसमें सम्मिलित हो जाएगा, मगर बस मैदान वाले में याद कर रखना है कि कांकेर जिले का कुछ हिस्सा नरहरपुर एवं कांकेर विकासखंड किसमें आ जाएगा, मैदानी में। किसमें आएगा, मैदानी में। कांकेर कुछ हिस्सा आ रहा था ना मैदानी में, कौन कौन हिस्सा है, तो वो नरहरपुर और कांकेर विकासखंड। कौन कौन सा, किसमें आ जाएगा, वो मैदानी हिस्से में। जबकि कांकेर जिला किसका है, बस्तर का, और उसका ये हिस्सा नरहरपुर और कांकेर विकासखंड किसमें आ रहा है, मैदानी वाले में। क्लियर बात। चलो अब बस्तर के पठान कौन कौन आ रहा है, तो बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर का शेष हिस्सा, यहाँ छोड़ के इतने छोड़ के बाकी हिस्सा। ठीक, तो पता चल गया। अगर जिला पूछेगा समझ में आ जाएगा। बोलेगा कि रायगढ़ का धर्मजयगढ़ हिस्सा किसमें आता है, तो क्या बोलोगे, उत्तरी सरगुजा जलवायु क्षेत्र में। ठीक है, कांकेर का नरहरपुर वाला क्षेत्र, कांकेर विकास खंड, छत्तीसगढ़ के मैदान वाले हिस्से में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके क्लियर करेंगे। आओ अब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखते हैं। बताया, बोलेगा कि भाई कितना, देखिए परसेंटेज देख लिए, 50, 29, 21। क्या बोलेंगे, तो हो गया 100% हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा कवर करता है। तो जितना 100% पूरा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, उसका अकेले छत्तीसगढ़ का मैदान कितना परसेंट हिस्सा कवर करता है, 50%। बस्तर वाला हिस्सा 29% और सरगुजा वाला हिस्सा 21%। तो हो गया 100%। अब क्षेत्रफल देख लो, यहाँ कितना, 68, 49, कितना
हाँ तो 68 लाख हेक्टेयर, कितना लाख हेक्टेयर? 68 लाख हेक्टेयर। ये कितना लाख हेक्टेयर? 39 लाख हेक्टेयर। वो कितना लाख हेक्टेयर? 28 लाख। तो क्या बोलोगे? 68, 39, 28 लाख। क्या बोलोगे? तो 68 लाख, 39 लाख, 28 लाख। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो भाई छत्तीसगढ़ के मैदान में कितने लाख क्षेत्रफल आता है, हेक्टेयर आता है? कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। है 68 लाख, पूरा 68 लाख हेक्टेयर। क्या बोलेंगे भाई कितना आता है छत्तीसगढ़ मैदान में? तो कितना लाख हेक्टेयर? 68 लाख हेक्टेयर। आपके बस्तर के पठार में कितना लाख हेक्टेयर? हाँ, और आपके सरगुजा वाले में कितना लाख? तो याद रहेगा 68, 39 और 28। क्या याद रहेगा? हाँ तो याद रखना, अगली क्लास में पूछूंगा मैं। याद रखना सिंपल टेक्निक है, इसमें एक कम करेंगे, इसमें एक कम करेंगे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्लियर की बात नहीं? तो याद रखना, इसमें एक कम किया, इसमें एक कम किया, ऊपर वाला बन गया ऑटोमेटिक। 3 में एक कम 2, 9 में एक कम 8, हो गया ना 28। तो भैया ये याद होना चाहिए, 68 के बाद सीधा जाएगा 39 और 28। ये 68, 28 ऐसे भी सिंपल सिंपल है। 6, 8, 2, 8 तो कैसे भी याद रखो, याद रहना चाहिए, है ना। डाटा आपको याद रखने के लिए बना इतना आसान। आओ अब मृदा के प्रकार देख लेते हैं। तो मृदा के प्रकार देखते हैं। तो यहाँ कौन कौन सी मृदा के प्रकार मिलते हैं? भाटा, मटासी, डोरसा, कन्हार और कछार। क्लियर हो गई बातें? इसमें इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ना ये है कि सबसे ज्यादा कौन सा मृदा का प्रकार मिलता है यहाँ पर? मटासी। कौन सा मिलता है? मटासी। तो सरगुजा वाले का उत्तरी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मुख्यतः रूप से मिलती है? मटासी। मटासी मिट्टी किसको कहते हैं? लाल पीली मिट्टी को। किसको बोलते हैं? लाल पीली मिट्टी। तो याद रखेंगे भैया लाल पीली मिट्टी सबसे प्रमुख है। सेकंड नंबर कौन है? तो डोरसा और कन्हार। कौन है? डोरसा और कन्हार। तो देखो क्यों है? क्योंकि मटासी में लाल पीली मिट्टी, कन्हार बने काली मिट्टी, और दोनों से मिलकर कौन बनी? डोरसा मिट्टी। क्लियर? मिट्टी चैप्टर पढ़ चुके हो? हाँ। सेकंड इस पे आ जाते हैं, इसमें कौन कौन दिखेगा? तो इसमें सबसे ज्यादा कौन दिखेगा आपको भैया? भाटा। कौन दिख रहा है? भाटा। कौन दिख रहा है? भाटा। फिर आपको कौन दिख रहा है? तो डोरसा। फिर कौन दिख रहा है? मटासी। फिर कन्हार। फिर आपको कछार। क्लियर हो गई बातें? यहाँ कौन कौन दिख रहा है आपको? तो सबसे ज्यादा देखिए कौन दिख रहा है? डोरसा। कौन दिख रहा है? डोरसा। डोरसा। क्लियर हो गई बातें? चलिए अब आते हैं यहाँ पर सिंचाई प्रतिशत देखते हैं। तो बोलो 43, 5 और 11। तो यहाँ कितने परसेंट क्षेत्र सिंचित है महानदी में क्षेत्र में? 43%। कितना परसेंट? 43%। बस्तर वाले क्षेत्र में 5%। सरगुजा वाले क्षेत्र में याद रखें भाई 43, 5 और 11 कितना? चलो उसको मत देखना, बताओ कितना लाख क्षेत्रफल आता है महानदी वाले में? 68 लाख। नीचे वाले में 39 लाख। ऊपर वाले में 28 लाख। परसेंटेज बोलेंगे, बीच वाले में 50%, नीचे वाले में 29%, ऊपर वाले में 21%। इधर बोलेंगे सिंचाई वाले में कि इसमें कितना आ रहा भैया? यहाँ 43%, नीचे वाले में 5%, यहाँ में 11। तो 43, 5 और 11%। कितना परसेंट? 43, 5 और 11%। हो गया? चलो ये टेबल भी हमारा हो गया, काम खत्म। अब चलते हैं यहाँ पर। ठीक, उस क्षेत्र का उस क्षेत्र में कितने परसेंट क्षेत्र में हम सिंचित कर पाते हैं? तो 44% क्षेत्र को सिंचित कर पाते हैं। बाकी तो सिंचित, हाँ बाकी तो प्राकृतिक मानसून पे आधारित वर्षा। 68 लाख पे जो हो रही है पूरी खेती, क्षेत्रफल उतना आ रहा है कृषि के अनुसार। उसमें 44% पे हो रहा है, मतलब बाकी जितना परसेंट पड़ गया 100%। महानदी मैदान अपने 100% है, उसके 44% सिंचाई किया जा रहा है। बाकी सब हिस्सा किस पे डिपेंडेंट है? मानसून पे, वर्षा पे। ठीक है, हाँ। चलो स्थिर भाव पर फसल क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान देखते हैं 2022-23 अग्रिम अनुपात। ठीक है, आइए तो बोले भाई क्या बोल रहे हैं? एक होता है स्थिर भाव, एक होता है चालू भाव। क्या क्या होता है? स्थिर भाव और चालू भाव। तो क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है। स्थिर भाव बोलो तो डाटा अलग, चालू भाव बोलो तो डाटा अलग, सेम बाकी लाइन रहेगा। इसलिए ध्यान देना क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक, तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? स्थिर भाव। क्या पढ़ रहे हैं? स्थिर भाव। एग्जाम जाता स्थिर भाव ही पूछता है। ठीक, तो स्थिर भाव हो गया भैया पर फसल क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान कितना है? तो जो भी फसल क्षेत्र है उसका हमारे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्या योगदान है? ठीक, जीएसडीपी हो गया भैया आपका, क्या हो गया बताओ? जीएसडीपी जानो नहीं जानो? जीडीपी से जीएसडीपी बताओ क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं जानते? हाँ क्या होता है जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें अगर एस लगा दी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या हो गया? तो राज्य का इसलिए एस लग गया, केंद्र तो जीडीपी चलता है ना। क्या हो गया भाई आपका? यस, तो राज्य की पूरी जो जीडीपी है, ये राज्य की जीडीपी है, इसमें फसल क्षेत्र का योगदान कितना परसेंट है उसको देखते हैं। ठीक, कि जितना भी हमारी जीडीपी का पैसा कमाती है उसमें फसल से कितना योगदान है। ठीक है, ये देख रहे हैं हम लोग। तो भैया योगदान कितना है इसका? तो कितना लाख रुपए कमा के देता है हमको बताओ? कितना लाख? कितने लाख?
हाँ 27 लाख बोल सकते हैं। 27 लाख लाख रुपए, 27 लाख लाख रुपए। 27 लाख बस कमा के देगा तो किसी का चलने वाला है क्या? छत्तीसगढ़ खेती 27 लाख कमा के देगा? उतना तो उससे ज्यादा करोड़ रुपए तो किसान कमा रहे हैं धान बोनस में, है ना? तो ये कितना कमा के दे रहा है? हाँ कितना? 27 लाख लाख रुपए। क्लियर हो गई बात है ना? हाँ चलो ध्यान रखना इसको भैया, याद रखना 2698 लाख रुपए। क्या बोलोगे? 2698 लाख रुपए। तो 26.98 लाख रुपए याद रखोगे, 26.98 लाख रुपए, ये 27 लाख लाख रुपए। क्लियर हो गई बातें? इतना पैसा कमा के हमारा क्या देता है? फसल क्षेत्र योगदान। फसल क्षेत्र का योगदान इतना है, ठीक। और वो योगदान हमारे कितने प्रतिशत है हमारे टोटल जीडीपी का? 9.89%। कितना परसेंट है? मतलब छत्तीसगढ़ राज्य जितना पैसा कमा रहा है उसमें का लगभग 10% पैसा हमको किससे मिल रहा है? फसल से, फसल क्षेत्र से। क्लियर होगी बातें? तो क्या रखोगे? लगभग 10%, 9.89। क्या रखोगे? 9.89, लगभग 10%। याद रहेगा? तो बताओ कितना लाख रुपए है ना? 27 लाख या 26 लाख 98, याद रखना। क्लियर? 26 लाख या 27 लाख 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 रुपए हो गया। इतना बात। कितना परसेंट टोटल जीडीपी का? वो 9.89 या लगभग 10%। क्लियर हो गई बातें? और उसमें वृद्धि कितना परसेंट के रेट से हो रहा है? तो 6.5%। कितना परसेंट से? 6.5। तो याद रखना भैया 9.8, यहाँ बोलेंगे 26.98, तो यहाँ भी 98 है, यहाँ भी 98 है। याद क्लियर रखेंगे? बताओ कितना कितना है? बताओ तो पैसे में लाख रुपए, मतलब लाख रुपए में कितना योगदान है? कितना लाख रुपए? 27 लाख रुपए या 2698 लाख रुपए, दोनों बोलना। क्या बोलेंगे? 27 लाख रुपए या 2698 लाख लाख रुपए हो गया। उसका कितना जीडीपी में कितना हिस्सा है उसका? 9.89 या लगभग 10% हिस्सा है। अब इसमें वृद्धि कितनी हो रही है? लगभग 6.5%। कितना? 6.5%। अब समझ में आ गया बात कि बोलना क्या चाह रहा है ये? यस। तो डाटा को महसूस करो कितना बड़ा वैल्यू है इसका। आओ हाँ डबल अकेले केवल इसको अभी देख लेते हैं। रुक जाओ, अभी बताते हैं क्यों बोले लाख। ये लाख यहाँ पर है, ये क्या है इसको पढ़ के बताओ पूर्णिमा एक बार मेरे को। 26,98,261 है। मैं इसमें 98 हटाता हूँ तो कितना रुपये हो गया? ये 26 लाख रुपए हो गया ये। और पहले से कितना रुपए हमारे पास? लाख रुपए। तो क्या हो गया? 26 लाख लाख रुपए। ठीक है। और इसको अब गुणा कर लो तो करोड़ों में आ जाएगा, अरबों में आ जाएगा। ठीक। चलो अब डबल लाख क्यों बोले? समझ में आ गया ना? क्योंकि ये क्या है? 26 लाख रुपए नहीं है, क्या है? 26 लाख थोड़ी कमाएंगे। किसान लोग धान बेच करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं छत्तीसगढ़ के। एक किसान कमा रहा है करोड़ रुपए, तो 26 लाख थोड़ी कमाएंगे पूरा किसानी से। कितना कमा रहे हैं हम लोग? आपका 26 लाख लाख करोड़ रुपए। तो गुणा करना, 26 लाख गुणा 1 लाख का गुणा कर देना तो आ जाएगा। क्या बताइए? गुणा करके देखिए, चलिए इसी बात पे निकालिए, कीजिए। 26 लाख गुणा 1 लाख कीजिए, कितना आ रहा है? करो करो, देखते हैं कितना आ रहा है डाटा आप लोगों का। काउंट कर पाते हो कि नहीं? कर ही नहीं पाओगे काउंट, इसलिए काउंट नहीं कर पाएंगे। एग्जामिनर को पता है, इकोनॉमिक सर्वे वालों को पता है, इसलिए भैया वो ऐसा लिख करके नहीं दिया है। इतने अरब, इतने सांग, इतने नील, ऐसा लिख के देगा तो हालत खराब हो जाएगा ना। गिन के बताओ। चलो मैं सिंपल कर दे रहा हूँ, इसको पढ़ के सुना दो आप लोग। चलो इसको पढ़ के सुना दो, क्या बोलेंगे? 26 3 4 5, 26 लाख। फिर ये लो, बताओ कितना है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करते रहो। करो। सुनना है? तो एग्जामिनर को पता है, इकोनॉमिक्स वाले लोग पता है कि नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए क्या कर दिया उसको? 26 लाख लाख रुपए। ठीक है, इसका फायदा भी है, अब कभी नहीं भूलोगे इसको। चलो चलिए, आप समझ रहे हो ना कितना पैसा किसानी में? बहुत पैसा है बाबू। ठीक। और कुछ पूर्णिमा डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि उपयोग 2021-22 देख लेते हैं ना। 2021-22 के अनुसार भूमि का उपयोग देख लेते हैं। तो आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त आंकड़े दिया गया है, और जितना आंकड़ा हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे हम लोग हेक्टेयर में पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बातें? चलो इस बात को गूगल में सर्च करो, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़? फट से सर्च करो, चेक करो कितना हेक्टेयर, कितना एकड़? हाँ 2.5 एकड़ ना। हाँ, प्रॉपर्टी डीलिंग थोड़ी करते हो, बिलासपुर थोड़ी काम करते हो प्रॉपर्टी डीलिंग वाला, खुद का है ना। हाँ तब ठीक बोल रहे हो, सही बोल रहे हैं, 2.5 एकड़। ठीक है, याद रखना। तो 1 हेक्टेयर मतलब समझ में आ गया कितना एकड़? 2.5 एकड़। और 1 एकड़ मतलब कितना होता है?
100 डिसमिल। और 1 डिसमिल मतलब 436 बोलो, 437 बोलो स्क्वायर फीट। और स्क्वायर फीट मतलब हाँ, कि अगर भैया ऐसा कोई खेत है तो इसमें ऐसा 436 स्क्वायर फीट लेकर के हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसमें, अगर 400 ऐसे ऐसे एक एक स्क्वायर एक एक फीट वाला अगर डब्बा बना रहे हैं और इसमें टोटल मैं 436 डब्बे ऐसे बना दूं तो क्या होगा वो 1 डिसमिल। और फिर ऐसे मैं 100 डब्बे बना दूं तो क्या होगा वो 1 एकड़। और वैसे भाई मैं 2.5 बना दूं तो क्या होगा 1 हेक्टेयर। ठीक, चलो याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, कैसे भूमाफिया बनोगे रे अधिकारी बन के हैं, इसलिए भैया तभी से नॉलेज रखो। फिर बता रहा हूँ, बार बार बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ में जब पैसा कौड़ी वाले बन जाओगे 2 बिजनेस करना। एक तो भरपूर खेती की जमीन खरीदना ईमानदारी के पैसे से, और भरपूर खेती करवाना, क्योंकि आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ पंजाब बनने वाला है। यहाँ के किसान और उसके बच्चे ही करोड़पति होने वाले हैं। क्लियर हो गई बात है। जैसे पंजाब में हर भैया खेती किसानी अरबों खरबों का, हर बेटा रॉक स्टार बन गया, यो ऐसा चलते रहता बस अपना, है ना। तो वैसे क्योंकि भाई काम ही धाम नहीं है, अरबों खरबों खेती की बाड़ी है, टेंशन ही नहीं है। बेटा कनाडा जा रहा है, वहाँ से गाना गा रहा है, घूम रहा है, बढ़िया लैम्बोर्गिनी कार और खरीद रहे हैं, एल्बम बना रहा है, हर कोई रॉक स्टार वहाँ पे। तो वैसे छत्तीसगढ़ का हाल होने वाला है। छत्तीसगढ़ में क्या कि राजनीति का हिस्सा हो गया हमारा कृषि, तो हर साल अब आपको फायदा मिल रहा है। इसलिए जब भी आप पैसा कमाओ तो भरपूर खेती की जमीन लो, घर मत बनाना, पहले घर में पैसा मत फंसा, पहले खेती की जमीन लो। खेती जमीन जितना खरीद सकते हो खरीदो खरीदो खरीदो, बढ़िया खेती वेती कराओ, बढ़िया पैसा जमा करो और फिर से कोल्ड स्टोरेज डालो। क्लियर हो गई बातें। चलो हो गया खत्म हमारा। चलो इसको बोलिएगा फटाफट। तो आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त के अनुसार हेक्टेयर में जो दिया है, सकल बोया गया क्षेत्रफल कितना लाख है, बोलो सकल बोया गया क्षेत्रफल कितना लाख है, उसको राउंड फिगर में तो कितना लाख है 57 लाख हेक्टेयर। कितना है जोड़ से, कितना लाख है, तो सकल बोया गया क्षेत्र, जोड़ से सकल बोया गया क्षेत्र, जोड़ से सकल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, द्विफसली क्षेत्र कितना है, कितना है, यस इसको एग्जैक्टली ऐसे ही पूछता है। अब सकल बोया गया और शुद्ध बोया गया का अंतर समझ लीजिए कि सकल बोया गया मतलब टोटल फसल बोने योग्य क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 57 लाख हेक्टेयर जमीन। कितना जमीन है 57 लाख हेक्टेयर, मगर है तो 57 लाख, मगर उसमें हम बो कितने पे रहे, केवल 46 लाख पे। बो कितने पे रहे 46 लाख पे। और भैया हम 2 बार फसल कितने लाख हेक्टेयर पे लेते हैं, इसका मतलब हमारे जो किसान है 2 बार फसली लेते ही नहीं है। बहुत कम किसान जो 2 बार फसल लेते हैं। वैसे कितने क्षेत्र में, केवल 10,72,000 में। कितने में 10,72,000 में। तो बताओ सकल बोया गया क्षेत्र कितना लाख है ना भैया, उसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और भैया एक से अधिक बार बोया गया, द्विफसली बोया गया क्षेत्र। चलो फटाक से बोलो, जोर से बोला, सकल बोया गया, आपका शुद्ध बोया गया और एक बार बोया गया। चलो वेरी गुड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।